सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार इन्वेस्टर विजय केडिया जी के बारे में। तो ये चैप्टर पूरा उनको ही डेडिकेट किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो वैसे तो इनके इंट्रोडक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी उनका नाम विजय केडिया जी है और उनका एजुकेशन जो है वो उन्होंने खुद से ही सीखा है। ऐसा बुक के अंदर भी कहीं पर भी डिटेल नहीं दी गई है कि उन्होंने कोई फॉर्मल डिग्री अचीव करी है कि नहीं, बट उन्होंने जितना भी स्टॉक मार्केट से सीखा है और जो भी उन्होंने पैसा बनाया है, अपनी वेल्थ क्रिएट की है एकदम जीरो से, वो सिर्फ और सिर्फ अपना जो सेल्फ लर्निंग है उसके बेस पे ही उन्होंने की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे जो बुक के अंदर इस चैप्टर के अंदर जो कोट मुझे सबसे अच्छा लगा था वो ये है कि इधर आई डोंट वांट एनीथिंग और आई वांट अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई डोंट वांट टू बी इन बिटवीन। तो ये एक चीज हमें ये यहाँ पे जो इन्वेस्टर है ना, उनका एक एटीट्यूड दिखाता है स्टॉक मार्केट या तो अपने लाइफ के प्रति, कि वो ऐसा कहना चाहते हैं कि मुझे या तो लाइफ में सब कुछ चाहिए या तो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे एकदम बीच में तो रहना ही नहीं है। मुझे रिस्क लेना है, मेरे में करेज है, तो ये सारी चीजें मैं करूंगा। तो ये था उनका एक कोट जो उन्होंने बुक में अंदर ऑथर के साथ जब कन्वर्सेशन करते करते उन्होंने बताया था। तो यहाँ से अपने को उनका एक माइंडसेट पता चलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं उनका जो इन्वेस्टिंग का जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले अगर अर्ली लाइफ के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे उनका जन्म हुआ था 1962 में कोलकाता में, और जो उनकी फैमिली थी वो एक स्टॉक मार्केट के बैकग्राउंड के साथ ही था, और वहाँ पे उनके ग्रैंडफादर जो थे वो ब्रोकर थे और उनके पापा जो थे वो ट्रेडर थे। तो यहाँ से अपने को पता चलता है कि वो स्टॉक मार्केट के बैकग्राउंड वाली एक फैमिली के साथ उनका जन्म हुआ था, और यहाँ पे भी वो जॉइंट फैमिली में उस टाइम पे रहते थे। फिर उनके लाइफ का जो नेक्स्ट स्टेज आया कि जब उनके पापा का देहांत हो गया और व्हेन ही वाज 14। तो उसके बाद यहाँ पे भी एक चीज़ बहुत ही उन्होंने बताया है कि जैसे ही उनका देहांत हुआ और उसकी 12वीं खत्म हुई, उसके बाद तुरंत ही उन्होंने अपने दादा को बोला कि मुझे अभी अपने साथ अपना जो ब्रोकर का बिजनेस है ब्रोकिंग का, मुझे वहाँ पे ले चलो, मुझे वो अकाउंटिंग वगैरह देखना है। तो उस टाइम पे उनके ग्रैंडफादर जो थे वो उनको अपने बिजनेस में वहाँ पे साथ में लेके गए थे। फिर वहाँ पे भी जब वो मॉक ट्रेडिंग करते थे तो वो जैसे 100-200 शेयर का वो कभी किया ही नहीं उन्होंने, 50,000 1 लाख शेयर का वो करते थे। उनके जो ग्रैंडफादर थे उनके ऊपर हंसते थे। तो उस टाइम पे ये सीन था कि जब वो मॉक ट्रेडिंग भी करते थे तब भी उनका विजन जो था वो बहुत ही बड़ा था। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो उनके पास वो जो 23 के हुए तब उनके पास 5 लाख शेयर्स की उनके पास ऑलरेडी हिंदुस्तान मोटर्स का शेयर था। इतनी बड़ी पोजीशन विजय केडिया जी ने उस टाइम पे भी अपने पास बना लिया था। फिर वो कोलकाता में जैसे हमने पहले भी बताया कि उनका जन्म जो कोलकाता में हुआ था, फिर उनको लगा कि नहीं, अपने को मुंबई में जाके अपना लाइफ जो है वो सेट करना है, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में थे। तो मुंबई जो है वो एक्चुअली जो अभी भी मुंबई जो है वो फाइनेंशियल हब इंडिया का बोला जाता है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मुंबई में अपने को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो जब पहली बार मुंबई आए तो वहाँ पे उनके जो बाकी के जो ब्रोकर्स थे उनके साथ उन्होंने मिलने का ट्राई किया, बट वहाँ पे किसी ने भी उनको इतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया। तो उनको लगा कि यहाँ पे अपना कुछ नहीं होगा, तो वो वापस कोलकाता चले गए। बट जब वो कोलकाता वापस गए तो लगा कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है कंपेयर टू मुंबई। तो वो वापस से मुंबई आए और फाइनली वो मुंबई में ही सेटल हो गए। तो ये था उनकी अर्ली लाइफ। तो अभी स्टार्ट करते हैं उनकी केस स्टडीज़ के बारे में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं जो उन्होंने पहली उनकी जो सक्सेस स्टोरी जिसको हम बोल सकते हैं वो है पंजाब ट्रैक्टर्स का। अभी एग्जैक्टली मार्केट कैप कितना था, क्या प्राइस पे बाय किया, क्या प्राइस पे सोल्ड किया, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। अराउंड उन्होंने 7x जितना पैसा यहाँ पे उन्होंने बनाया था। और वो भी ये आइडिया उनको कहाँ से आया था, वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे उस टाइम पे, और वहाँ पे उनको एक आइडिया आया कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे अभी अप ट्रेंड में जा सकती है, ऐसा वहाँ पे उनको इंडिकेशन मिला। तो वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले उनके पास जितना भी कैपिटल था वो सारा का सारा उन्होंने इनिशियली पंजाब ट्रैक्टर एक ही स्टॉक के अंदर उन्होंने सब कुछ डाल दिया था। और फॉर्चुनेटली पंजाब ट्रैक्टर जो है वो वहाँ से 7x जितना हो गया और वहाँ से उन्होंने एग्जिट ले लिया था। आई थिंक 3 साल के अराउंड 3 साल में। फिर जितना भी उनके पास प्रोसीडिंग आया उस प्रोसीडिंग से उन्होंने एसीसी जो एक सीमेंट कंपनी हुआ करती थी जो आज भी आई थिंक लिस्टेड है, तो इस कंपनी में उन्होंने पैसा लगाया और समवेयर अराउंड 300 रुपीज़ के आसपास उन्होंने ये स्टॉक को बाय किया था, और उन्होंने सेल कर दिया उनको 3000 के आसपास, जब वो 1992 के आसपास जब हर्षद मेहता का एकदम बुल रन पीक पे चल रहा था। तो उस टाइम पे ये स्टॉक भी अच्छा खासा रनअप दिखा चुका था। तो इसीलिए यहाँ पे भी उन्होंने वापस से 10x जितना अपना कैपिटल जो है उसके ऊपर अपना पैसा बनाया था। फिर तीसरा उन्होंने बाय किया था लीडिंग एज करके। ये कंपनी जो है वो आईटी या तो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में वो काम करती थी उस टाइम पे, और उनका जो बाइंग प्राइस था वो 30 रुपीज़ 80 रुपीज़ के आसपास था, बट वहाँ से उन्होंने बेचा जब 800 रुपीज़ हुआ तब। और उसके पीछे भी एक स्टोरी ऐसी है कि वो जब इस लीडिंग एज कंपनी का जब वो AGM हो रहा था तो वहाँ पे विजय केडिया जी गए और वहाँ पे देखा कि उनके प्रमोटर जो है उनको खुद को ही ट्रस्ट नहीं आ रहा था कि हमारा जो स्टॉक है, हमारी जो मार्केट कैप है वो ही इतनी ज़्यादा हो गई है। तो इसकी वजह से विजय केडिया जी को एक
इंडिकेशन ऐसा मिला कि उनको लगा कि अभी जो ये कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो शायद कंप्लेसेंट हो गया, मतलब अभी वो मतलब इतना शायद उनके पास वो हंगर ना हो ग्रो करने का, क्योंकि वो ऑलरेडी एक अच्छे खासे मार्केट कैप पे पहुंच गया था। तो उसी टाइम पे मतलब एजीएम कंप्लीट करने के बाद तुरंत ही आई थिंक दूसरे ही दिन उन्होंने अपने जितने भी शेयर्स थे वो ऑफलोड कर दिए मार्केट में। और ये हम बात कर रहे हैं 1998 के बारे में, और ये समवेयर अराउंड मतलब उसी टाइम जो आईटी स्टॉक्स का जो बूम चल रहा था उस टाइम पे, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का, तो उसी टाइम पे उन्होंने यहाँ पे भी अच्छा खासा अपना जो पैसा है वो कमाया था। फिर केस स्टडी अगर चौथा देखें तो वहाँ पे एजिस लॉजिस्टिक करके कंपनी थी। उस टाइम पे उनकी मार्केट कैप जो थी वो सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ रुपीज के आसपास थी। और यहाँ पे उनका थीसिस भी ये था, कंपनी का जो सेल्स है वो समवेयर अराउंड 80 करोड़ रुपीज के आसपास था। तो 80 करोड़ का वो जब सेल्स कर रही है और उसकी मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ है, तो उनको लगा कि ये तो बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। तो उस टाइम पे उन्होंने अच्छा खासा यहाँ पे अलोकेशन लिया था इस कंपनी के अंदर, और 15 to 60 रुपीज के आसपास उन्होंने ये स्टॉक जो है वो पूरा बाय कर लिया। और वापस से उन्होंने जब वो सोल्ड किया तो वो समवेयर अराउंड 300 to 800 रुपीज के आसपास उन्होंने इस स्टॉक को बेचा था। और यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम्स उन्होंने स्टॉक को लिया बेचा, जैसे अगर लेट्स 100 रुपीज के आसपास वापस आ गया था तो उस टाइम पे वापस उन्होंने खरीदा और वापस से उसको ऊपर के भाव में बेचा था। तो ये बात जो थी वो समवेयर अराउंड 2004 जब वो बुल रन चल रहा था उस टाइम की बात है। फिर केस स्टडी 5 के बारे में देखें तो सेरा, ये जो सेरा सैनिटरी वर्क जो आज भी ये कंपनी लिस्टेड है, उन्होंने बाय किया था उस टाइम पे 35 रुपीज़ के आसपास, और ये प्राइस एडजस्टेड है और उन्होंने बेचा है 5,000 6,000, मतलब अभी रिसेंटली आई थिंक 2022 में ही, जब अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखता हूँ तो वहाँ से उन्होंने एग्जिट ले लिया है। बट अगर पूरा लिया है कि नहीं वो अभी मुझे कंफर्म नहीं है, बट अभी के लिए मतलब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने वहाँ से एग्जिट ले लिया है। और दूसरा चीज़ ये है कि सेरा जो है उस टाइम पे जो मार्केट के जो पीयर्स है उसके कंपेरिजन में बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही थी, मतलब समवेयर अराउंड मार्केट कैप टू सेल्स का अगर रेशियो हम देखें तो वो 0.5 के अराउंड वो ट्रेड कर रही थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे उनको लगा कि ये जो है वो चीप है, और प्लस उन्होंने जब स्कटल बट किया अपने बाकी के फ्रेंड्स के साथ भी, तो वहाँ पे भी पता चला कि सेरा जो है वो अच्छे प्रोडक्ट्स भी बनाती है, तो वो लोग भी वही यूज़ करते हैं, तो इसीलिए उनको थोड़ा ट्रस्ट आया और वहाँ पर उन्होंने अच्छा खासा पैसा भी यहाँ से बनाया था। फिर नेक्स्ट केस स्टडी है अतुल ऑटो का। तो ये यहाँ पे तो एकदम डिटेल नहीं दी गई है कि उन्होंने कौन सी प्राइस पे बाय किया था, कब उन्होंने एग्जिट लिया है, वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पे डिस्कशन नहीं है, बट सिर्फ इतना बताया कि 2005 के अराउंड उन्होंने इस स्टॉक के अंदर एंट्री वहाँ पे लिया था। और अभी अगर हम वहाँ पे मतलब स्क्रीनर पे जाके भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि विजय केडिया जी के पास अभी समवेयर अराउंड 18% जितना इस कंपनी का होल्डिंग हो चुका है। और यहाँ पे मतलब विजय केडिया जी है ना, वो थोड़ा मतलब यहाँ पे अभी कंपनी का ऑलमोस्ट डायरेक्टर भी आई थिंक हो चुके हैं, और वहाँ पे कंपनी के जो फाउंडर हैं उनके साथ भी उनकी बहुत ही अच्छी बनती है, तो उस टाइम उसके हिसाब से वो इन्फ्लुएंस भी कर पाते हैं कंपनी के बहुत सारे डिसीजंस को। तो ये एक चीज़ भी है। तो ये था केस स्टडीज के बारे में। अभी हम बात करें कि वो इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो ये आइए जानते हैं। तो सबसे पहला है कि वो न्यूज़पेपर्स बहुत पढ़ते हैं। जैसे हमने देखा था कि पंजाब ट्रैक्टर के बारे में जब उन्होंने इन्वेस्ट किया तो वहाँ पे भी उनका जो आइडिया आया था वो न्यूज़पेपर से ही आया था। फिर वो एनुअल रिपोर्ट्स भी पढ़ते हैं, फिर कॉन कॉल्स भी पढ़ते हैं। आज के ज़माने में कि जब हमें कॉन कॉल्स की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो भी कंपनीज अभी अपलोड करती है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि जो हमें पढ़नी चाहिए। फिर वो ऐसा बोलते हैं कि आपको बहुत सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो है वो आपको पढ़ने चाहिए, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल जो है, फिर नुवुमा है, ऐसे बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस है कि जो बहुत सारी कंपनीज के ऊपर जहाँ पे भी वो कवरेज करते हैं वहाँ पे वो अपना जो थीसिस है या तो टारगेट प्राइस है अप या डाउन जो भी है उसके ऊपर वो अपना रिपोर्ट निकालते हैं, तो वो भी आपको पढ़ना चाहिए, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। फिर नेक्स्ट है कि वो जब भी किसी कंपनी को बाय करते हैं तो वो ऐसी कंपनी में बाय करते हैं कि जहाँ पे पी जो है वो बहुत ही लो हो, मतलब एक डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग जिसको हम बोल सकते हैं। और बहुत ही कम बार ऐसा हुआ है कि जब उन्होंने पी जो है वो हाई दिया है, बट अगर उसको वहाँ पे लेट्स से अगर ग्रोथ अच्छा खासा दिख रहा है वो फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वहाँ पे उन्होंने शायद कहीं पे हाई पी दिया होगा, बट अदरवाइज वो सब 10 पी वाले स्टॉक ही बाय करते हैं, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। फिर नेक्स्ट है कि जो उनकी फिलोसॉफी है जिसको हम सिग्नेचर फिलोसॉफी बोल सकते हैं वो है स्माइल। तो यहाँ पे स्माइल का मतलब क्या है? स्माइल मतलब स्मॉल इन साइज, मतलब आपका मार्केट कैप जो है वो छोटा होना चाहिए। फिर मीडियम इन एक्सपीरियंस, मतलब कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी होना चाहिए बट इतना भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे उनका ये कहना है। फिर तीसरा है लार्ज इन एस्पिरेशन, मतलब कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसका एस्पिरेशन जो है वो बहुत ही लार्ज होना चाहिए। और फाइनली जो मतलब ई वाला पार्ट है वो है एक्स्ट्रा लार्ज इन पोटेंशियल, मतलब कंपनी जो सेक्टर में है वो सनराइज सेक्टर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हम देख सकते हैं कि ईवी, तो अभी ईवी का फ्यूचर है, तो ऐसी लेट्स से अगर ईवी सेगमेंट में है कोई कंपनी तो वहाँ पे उसका जो पोटेंशियल है वो
एक्स्ट्रा लार्ज है, तो ऐसी कंपनी में वो जनरली इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। और यहाँ पे जैसे लिखा है कि वो जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे मिनिमम उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है 15 to 20 ईयर्स जितना होना चाहिए। जब भी वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो मोस्टली अननोन नेम्स होते हैं, मतलब वो आपको मार्केट में कभी दिखेंगे भी नहीं, ऐसी कंपनीज के नाम वहाँ पे, मतलब वो ऐसी कंपनीज के स्टॉक में वो इन्वेस्ट करते हैं। प्लस ये जो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं वो भी हाईली इलिक्विड होता है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग भी नहीं होता है, ये एक चीज़ भी है। और अभी मतलब जैसे बुक के अंदर उन्होंने बोला है कि वो अभी किसी भी तरह के सिक्लिकल्स में वो इन्वेस्ट करना ही करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि जहाँ पे उनका मतलब फिक्स है कि वो किसी भी मतलब 3 साल में डबल, ऐसी कंपनीज में वो इन्वेस्ट ही नहीं करते, उनको इन्वेस्ट करना है जहाँ पे 10x का पोटेंशियल हो, मिनिमम 10x का पोटेंशियल अगर है तभी वो ऐसी कंपनी में वो इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। प्लस उनके जो अभी पोर्टफोलियो है, उनके स्टॉक में भी जो उनके पास जो पोर्टफोलियो है उसमें समवेयर अराउंड 35 स्टॉक्स है, और उसमें से भी 10 to 15 स्टॉक्स में उनका मेजोरिटी एलोकेशन है, और बाकी के जो 20 स्टॉक्स है वहाँ पे बहुत ही स्मॉल एलोकेशन वाले कंपनीज है। तो ये है उनका पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन। फिर उन्होंने 2008 में जब मार्केट एक ओवर वैल्यू से बहुत मतलब क्रैश हुआ था वहाँ पे, तो उस टाइम पे उन्होंने मार्केट को शॉर्ट किया था। और यहाँ पे उनका ये भी कहना है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर वो शॉर्ट करते हैं, ऐसा उनका मानना है। फिर उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि वो थोड़ा बहुत ट्रेडिंग भी करते हैं और मेनली वो फ्यूचर्स के अंदर करते हैं। अब ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शन वाला जो पार्ट है वो मुझे भी इतना समझ नहीं आता है। फिर नेक्स्ट है कि जहाँ पे वो ऐसा बोलते हैं कि वो अभी किसी भी कंपनी में लेट से अगर इन्वेस्ट करने से पहले ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मिलना पसंद करते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, पर वो लेट से अगर वो मिलते भी है कभी तो वो हमेशा 3 चीज़ देखते हैं वहाँ पे, हंगर, होनेस्टी और स्मार्टनेस। और ये उन्होंने मतलब बहुत सारे इंटरव्यूज़ में अपार्ट फ्रॉम दिस बुक भी ऐसा बोला है कि जब भी वो लेट से कंपनी के जो मैनेजमेंट है अगर वो टीवी पे आते हैं तो वहाँ पे भी वो कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, उनका कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं, नोटिस करते हैं और उसके बेस पे वो कॉल लेते हैं। ऐसा यहाँ पे भी मैंने देखा हुआ है। फिर कब बेचना है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो उनके हिसाब से आपको कब बेचना है तो 2 मेजर चीज़ है यहाँ पे। पहला, आपने जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पे लेट से अगर आपने जिस थीसिस पे ऊपर आपने इन्वेस्ट किया था अगर उसकी पूरी जो थीसिस है वही चेंज हो जाती है, स्टोरी जो है वही चेंज हो जाती है, तो उस केस में आपको निकल जाना है। और दूसरा केस है कि अगर आपका वैल्यूएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, उस केस में भी आपको वहाँ से एग्जिट ले लेना है। यहाँ पे उनका 2 मेजर क्राइटेरिया है जब भी वो बेचना पसंद करते हैं तब। फिर है कि अगर लेवरेज लेते हैं कि नहीं, तो हाँ वो 5 से 10% जितना अपने पोर्टफोलियो के ऊपर लेवरेज लेते हैं। प्लस वहाँ पे वो किसी भी तरह का वो कैश रखते नहीं हैं और हमेशा ही इन्वेस्टेड रहते हैं ऑल द टाइम। फाइनली उनका जो मेजोरिटी जो नेटवर्थ है या तो जिसको हम बोल सकते हैं उनकी जो भी संपत्ति है वो 80% से ज़्यादा उनका इक्विटीज़ के अंदर है और रेस्ट जो है वो रियल एस्टेट के अंदर है। तो यहाँ पे उनका मतलब एक थॉट प्रोसेस ये भी देखा मैंने, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी खरीद रखी है कि जहाँ से उनको एवरी मंथ कुछ रेंटल इनकम भी आता रहता है, ताकि उनको क्या है कि स्टॉक मार्केट के ऊपर 100% डिपेंडेंसी ना रहे। तो ये एक चीज़ भी हमें देखनी है। अभी स्टार्ट करते हैं की लर्निंग, मतलब इस चैप्टर से हमने और क्या क्या सीखा है। तो पहला है कि लेट से अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको स्टॉप लॉस रखना है, ऐसा यहाँ पे विजय केडिया जी ने भी हमें बताया है। अगर लेट से अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा है तो वहाँ पे आपका वाइप आउट हो जाने का भी चांसेस रहता है, इसीलिए आपको स्टॉप लॉस रखना है। बट इन्वेस्टिंग जब आप करते हो तो आपको स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं है, रादर आपको रिस्क मैनेज करना है बाय डाइवर्सिफाइंग। ये एक चीज़ भी हमें देखना है। फिर नेक्स्ट है कि जहाँ पे उन्होंने बोला है 2 रूल। फर्स्ट है कि आपको सर्वाइव करना है मार्केट के अंदर, वाइप आउट नहीं हो जाना है, और दैट इज वाई यू नीड अ स्टॉप लॉस व्हेन यू आर ट्रेडिंग। दूसरा रूल है कि जहाँ पे आपको पैसे बनाना है, बस ये 2 चीजें, सर्वाइव करना है, पैसे बनाना है, सर्वाइव करना है, पैसे बनाना है मार्केट के अंदर। फिर तीसरा है कि आपको रिस्क लेना है, बट वो कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, मतलब एकदम रेकलेस रिस्क नहीं लेना है कि हमने किसी भी एक स्टॉक के अंदर ही मतलब हमारा 90% जो नेटवर्थ है वो हमने डाल दिया। तो ऐसे हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, ये एक चीज़ हमें याद रखना है। जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो हमें तो सेल्फ लर्निंग जो है ना वही है हमारा दोस्त। तो ये एक चीज़ हमें याद रखना है कि जैसे हमें भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि विजय केडिया जी ने जितनी भी वेल्थ क्रिएट करी है वो उनके पास कोई भी डिग्री नहीं थी, उनको कोई बैलेंस शीट भी आई थिंक उसको पढ़ना नहीं आता होगा उस टाइम पे, फिर भी उन्होंने 0 से लेके यहाँ तक वो पहुँच गए। तो क्यों, मतलब सेल्फ लर्निंग जो है ना वही वो करते गए। तो ये चीज़ हमें भी करनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट जो है वो गेम ऑफ माइंड है, गेम ऑफ परसेप्शंस है। मतलब यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं कि लेट से अगर आपको स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आपको लेट से अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए, एक दिन का अगर 1000-2000 कमाना है तो वो भी आप कमा सकते हो। और लेट से अगर आपको लॉन्ग टर्म में जनरेशन वेल्थ बनानी है, मतलब 100x 200x जितने पैसे बनाने तो
वो भी बनेंगे। तो स्टॉक मार्केट जो है ना वो एक समंदर की जैसा है कि जिसको जो चाहिए वो वहां से मिल जाएगा। तो जिसका जैसा परसेप्शन होगा वैसे ही उसको वहां पे रिवॉर्ड मिलेगा। फिर नेक्स्ट है कि स्टीपर द फॉल ग्रेटर द राइज। मतलब ये उन्होंने बोला है कि 2008 में जब उन्होंने क्रैश देखा तो मतलब जितना भी ज़्यादा उसका फॉल हुआ था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा मतलब फॉल हो गया था उस टाइम पे, तो उत राइज भी जब हुआ मार्केट का तब भी वो इतना ही हुआ और उससे भी ज़्यादा हुआ, ग्रेटर दी राइज। फिर नेक्स्ट है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, कंपनी में, ट्रेडिंग नहीं, जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म का सोचना है, यहाँ पे उनका ये कहना है। प्लस आपको जब भी इन्वेस्ट करो स्टॉक मार्केट के अंदर तो आपको स्ट्रेस और आपका रिस्क ये दोनों चीज़ें मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपने किसी स्टॉक के अंदर बहुत बड़ा पोजीशन ले लिया है तो आपका जो स्ट्रेस है वो भी बढ़ सकता है। प्लस आपने रिस्क भी अगर लेट्स से अगर ऐसे ही माइक्रो कैप के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है किसी के बोलने पर तो वहाँ पे रिस्क भी आपने ज़्यादा ले लिया है। प्लस वो स्टॉक जो है वो माइक्रो कैप है तो वहाँ पे लिक्विडिटी भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो लेट्स से अगर आपको कभी सेल भी करना पड़े तो भी आप वहाँ पे सेल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको स्ट्रेस और रिस्क दोनों मैनेज करना है। आपका जो माइंड है वो काम होना चाहिए, काम एंड कंपोज ऑल द टाइम जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो। और फाइनली उन्होंने बोला है कि एजुकेशन ही सफिशिएंट नहीं है, करेज भी चाहिए आपको जब भी किसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है या तो स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है, आपको पैसे बनाने हैं। क्योंकि यहाँ पे उनका एक लॉजिक उन्होंने ये भी बताया है कि लेट्स से राकेश झुनझुनवाला जी ने सीए किया था तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सीए वाला बंदा, बंदा जिसने सीए किया है वो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएगा या तो राकेश झुनझुनवाला बन जाएगा। उसके लिए आपको करेज चाहिए स्टॉक मार्केट में आपको पैसा लगाने के लिए। जब आपका इन्वेस्टमेंट 40-50% अगर डाउन भी हो जाए तब भी आपके पास कन्विक्शन होना चाहिए उसको होल्ड करने का, तब जाके आपका पैसा जो है वो बनेगा। तो यहाँ पे उनका यही कहना है कि करेज जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और फाइनली हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा श्याम शेखर जी के ऊपर, चैप्टर नंबर 10। और आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा विथ ऑल द लर्निंग्स एंड केस स्टडीज़। तो अगर हमने आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में अगर थोड़ा भी वैल्यू एडिशन किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।